नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी दीपक जी ने भेजी हुई है उत्तराखंड से। लेकिन आज की कहानी नहीं है, ये साल 2009 की है। एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन दोस्तों कहानी बहुत ही रोचक है, डरावनी भी है। एक एक पल इसको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को दीपक जी के शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम दीपक है, मैं उत्तराखंड का निवासी और उत्तराखंड के ही एक शहर में मैं नौकरी करता था, एक डीलर के पास में। मुझे नौकरी करते हुए लगभग 5 साल हो चुका था और उसी डीलर के पास रह कर के मैं पढ़ाई करने के बाद अब ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सका, तब मैं डीलर के पास नौकरी पर लग जाता हूँ। मुझे वो सारा काम समझाते हैं, अब फिर मैं उनको काम को समझ करके उस ऑफिस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वो मुझ पर बहुत ही विश्वास करने लगे थे और मैं भी उन पर विश्वास करने लगा था। मेरी बहन की शादी उन्हीं के द्वारा कराई गई थी, नहीं तो मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे। वो एहसान तो मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। मेरे पिता और वो जो डीलर साहब थे कभी दोस्त हुआ करते थे। मेरे पिता भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, लेकिन उनको नुकसान पहुंच गया था और उस नुकसान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। तबीयत खराब हो जाता है और इसके बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमारा परिवार तो टूट ही गया था, बिखर सा गया था। मैं अब क्या करता, मुझे तो कुछ अनुभव भी नहीं था कि मैं अब क्या करूँगा, मेरे घर संसार कैसे चलेगा, मेरी बहन की शादी कैसे होगी, मैं अपने माँ के साथ कैसे रहूँगा। बहुत सी चिंता मुझे सताए दे रही थी। और तब पापा के वही दोस्त मेरे पास में आते हैं और कहते हैं, दीपक तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ में। तेरे पापा के मुझ पर ना जाने कितने एहसान हैं। अब तू मेरे पास में चल, मेरा ऑफिस को अपना ऑफिस ही समझ। और इसके बाद मैं उनके ऑफिस में ज्वाइन कर लिया था। अब मुझे एक एक चीज़ समझाते चले गए कि देख दीपक ऐसा होना चाहिए, दीपक ये बात यहाँ होना चाहिए। प्रॉपर्टी के बारे में जो भी नॉलेज था मुझे देते चले गए। वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को खरीदते थे, बेचते थे, कमीशन पर भी काम करते थे। और इसके बाद तो मेरा समय वहाँ पर कैसे 5 साल निकल गया पता ही नहीं चला। और उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा भी किया था। मेरी बहन के शादी में उन्होंने बहुत मदद किया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जैसे वो मेरे बॉस नहीं, मेरे अंकल हो, मेरे डैडी के भाई हो। इस तरह से उन्होंने सब कुछ किया था। तो वो एहसान आज भी मैं भूलता नहीं हूँ। मैं उस घटना को जिक्र करने जा रहा हूँ जो आप सुन करके सोच में पड़ जाएंगे, क्या आज के टाइम में भी ऐसा कुछ होता है। जब 4 साल बीत गए थे ना, तब मेरे जो बॉस थे वो भी एक झंझट में फंस चुके थे। एक ऐसा डीलिंग कर लिया था जो कि नहीं करना चाहिए था। वो घाटे का सौदा हो गया था। उस घाटे के सौदा को बचाने के लिए और भी वो कर्जे ले लिए थे। कर्जा लेते गए, लेकिन वो घाटा पूरा नहीं हुआ। आखिरकार अब वो ऐसे लाचार हो गए थे, ऐसे बेबस हो गए थे, पैसा था ही नहीं। जो भी पैसा था उस प्रॉपर्टी पर खर्च कर चुके थे, लेकिन वो घाटे का सौदा निकला। सब कुछ तहस नहस अब उनका हो चुका था। प्रॉपर्टी भी हाथ से गई। एक्चुअल में धोखा खा चुके थे, अपने ही साथी द्वारा उनको धोखा दिया गया था। और इसके बाद तो मेरे बॉस टूट गए थे। जैसे मेरे पिताजी के साथ में हुआ था ना, ठीक वैसे ही कुछ हालात मेरे बॉस के साथ अब होने लगा था। तबीयत खराब होने लगी। मैं भी अब चिंता में पड़ गया कि अब क्या होगा, कहीं ये भी मेरे पिताजी के साथ, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं उनके साथ में रहता, उनको समझाता रहता कि सर आप टेंशन मत कीजिए, आप मुझे बताइए क्या करना है, बेशक आप घर में आराम कीजिए, मुझे सब कुछ बताइए, मैं सब कुछ करूँगा। तब वो कहने लगे अब करने का
बचा क्या दीपक, सब कुछ तो हमने खत्म कर दिया। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया। ऐसा ही धोखा तुम्हारे पिता के साथ हुआ था जो आज मुझे हुआ है। मैं अपने दोस्तों को पहचान नहीं पाया कि मेरे साथ में कौन सा ऐसा गेम खेल रहे हैं। आज मैं बर्बाद हो चुका हूं दीपक। अब कुछ नहीं हो सकता है। अब हमारा बिजनेस दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। मैं तो कर्जे में और डूब गया हूं। इतना भारी कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा? मुझे अब क्या करना है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं उनकी जो भी चिंता परेशानी था मैं समझ रहा था। मुझे लगा कि यही वक्त है उनके साथ रहने का, उनको सहारा देने के। मैं इतना तो कर सकता था। मैं उनको दिलासा देता था कि देखिए, ये सब करने से दुनिया अब बदल नहीं जाएगी, जो है वैसा ही रहेगा। हमें इस दुनिया में सीना तान के खड़ा रहना है, हमें आगे चलना है, हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। आप धैर्य रखिए, आगे बढ़िए, मैं हूं ना आपके साथ में। तब वो मुस्कुरा देते, कहते कि दीपक, बिना पैसे का यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारे पास जब पैसा है ना, तब तुम्हारे पास 36 लोग आएंगे, तुम्हें सलाम करेंगे, वाहवाही करेंगे, तुम्हारे साथ काम करने का इच्छुक होंगे। आज मेरे पास में पैसा नहीं है, देख लो, वही जो मेरे पास में झुंड लगा रहता था मेरे दोस्तों का, कोई आया है मुझे देखने के लिए? सबको मालूम है कि आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। वो इसलिए नहीं आते हैं कि मैं उनसे कहीं कर्जा न मांग लूँ। वाकई मेरे जो बॉस थे बिल्कुल सच्चाई से अवगत करा रहे थे। यही तो है, ऐसा ही तो दुनिया चलता रहता है। मैं निराशा में जरूर डूबा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर में एक जज्बा था कि नहीं, अपने पिता के साथ जो कुछ हुआ मैं सर के साथ में तो बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं उनके आसपास में रहता, हर चीज में साथ रहता। जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तब भी मैं उनके साथ में जमा रहा था। वो मुझ पर बहुत अथाह विश्वास करते थे, अपने बेटे की तरफ मुझे मानते थे। और उनका जो बेटा था वो तो विदेश में जाके बस चुका था। अपने बेटे की छवि मुझ में देखा करते थे। वो बहुत अपने बेटे के प्रति प्यार करते थे। वो कहते थे, देख दीपक, जब मेरे लड़के को समझ में आएगा ना तो जरूर लौट के आएगा। मेरा दिल कहता है। मैं भी उनसे कहता हूं कि सर, आप निराश मत होइए, आपका लड़का जरूर लौट के आएगा, देखना एक दिन जरूर आएगा। अब ऐसे ही जिंदगी हमारी और सर की चल रही थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद कोठी में आ चुके थे। कोठी भी जो रहते थे वो भी गिरवी अब रखी गई थी। पैसा मतलब सारा का सारा डूब चुका था। अब तो ऐसा हालत था कि हॉस्पिटल के पैसा देने के लिए भी देखना पड़ता था कि कहाँ से पैसा आएगा। बड़ी परेशानियों में 2 महीना गुजरा था। मैं हमेशा सर के साथ में रहा, जो कहते थे कि दीपक, ये काम करना सही होगा क्या? तब मैं कहता था, सर आप मेरे से सीनियर हैं, तजुर्बे वाले हैं, तो आप जो कहेंगे अच्छा ही कहेंगे। तब खुद ही मना कर देते कि नहीं दीपक, ये काम हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। आइडिया तो मेरे पास में बहुत सारा है, लेकिन पैसा चाहिए ना। अचानक एक रात को मुझे बुलाते हैं। रात का 8 बजा हुआ था। मैं उनके पास जाता हूँ। उनकी जो पत्नी थी यानी मेरी आंटी, वो भी बहुत निराशा में डूबी हुई थी। उनकी भी तबीयत खराब चलती थी। और एक इकलौता बेटा जो विदेश में जा कर के बस गया था, शादी वहीं पर कर लिया था। इसके बाद घर आता ही नहीं था, इंडिया में आता ही नहीं था। ना कोई फ़ोन भी करता था, ना खोज खबर कि उसके माँ बाप कैसे हैं। मतलब अपनी दुनिया में एक तरह से गुम हो चुका था। उसको अपने माता पिता का बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक रात को जब मुझे बुलाते हैं तो मैं साहब के कोठी पर जाता हूँ। कोठी में जो चहल पहल रहा करती थी वो खत्म हो चुकी थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं जाता हूँ, साहब बेडरूम में थे। मैं आंटी से बोलता हूँ कि साहब कहाँ हैं? तो कहते हैं चले जाओ बेटा बेडरूम में, मैं थोड़ा कॉफ़ी बना के साहब के लिए लेकर आ रही हूँ। मैं बेडरूम में जाता हूँ। तब कहते हैं, दीपक बेटा वहाँ से कुर्सी जरा खींच के लाओ, अब फिर यहाँ बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कुर्सी खींच के लाता हूँ, बैठता हूँ उनके बगल में। पहले तो उनको तबीयत के बारे में पूछता हूँ कि सर आपकी तबीयत कैसी है? तब कहते हैं कि पहले से तो बेहतर है, इसमें तुम्हारा ही हाथ दीपक। अगर तुम मुझे दिलासा नहीं देते तो शायद जैसे तुम्हारा पापा का साथ हुआ था मेरे साथ भी हो जाता। अब मैं ठीक हूँ। जब तुम मेरे सामने रहते हो ना
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास में खड़ा है। तब मुझे किस बात का मैं चिंता, किस बात का गम। चलो, जो होना था हो गया। अब यहीं से दुनिया खत्म तो नहीं होती। हम फिर से शुरुआत करेंगे दीपक, फिर से शुरुआत करेंगे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि शुरुआत तो करेंगे सर, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? ये कोठी भी तो गिरवी रखी हुई है। मार्केट का पैसा साहब ने इतना उठा लिया था, उसका ब्याज भी देना था। कहाँ से इतना सारा पैसा आएगा? मुझे कुछ नहीं सोच रहा था। मैं घर पर रहता तो अपनी माँ से सर के बारे में बात करता रहता था कि माँ, अब कैसा होगा सर के काम, कैसे दिन दुनिया चलेगी सर की। और साथ में तो हमारी भी उनके साथ में अटैच थी। मैं भी तो उन्हीं के पास करता था, तो हमारी दुनिया भी कैसे चलेगी। हम माँ बेटे बड़ा चिंता किया करते थे। और तब साहब मुझे कहते हैं, दीपक, एक चीज़ मुझे अभी कुछ ही देर पहले याद आया है। आज दोपहर के बाद में मैं सोच रहा था कि अब पैसा कहाँ से अब लिया जाए। अब तो कोई कर्जा देने वाला भी नहीं है। मैं बहुत साल पहले एक छोटी सी कोठी खरीदा था। मेरे पास में उस टाइम में पैसा था, तो मैं सोचा कि चलो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने वो कोठी खरीदा था, लेकिन वो कोठी भी मेरे दोस्तों ने मेरे साथ में ठगी किया था। वो कोठी तो मैं खरीद तो लिया, और उसके बाद मैंने उसमें कोठी में खर्च भी किया। मैं सोचा कि इसको बेच करके कुछ मुनाफा कमा लूंगा, लेकिन वो कोठी तो भूतिया निकली थी। कस्टमर आते थे, आस पड़ोस वाला बता देते थे कि अरे ये तो भूतिया कोठी है, इसमें तो भूत प्रेत रहते हैं, ये हम कोठी नहीं लेंगे। और इसके बाद हमने बहुत कोशिश किया उस कोठी को किसी तरह से बेच दिया जाए, निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद मैं अब बहुत आगे बढ़ चुका था। मैं उस कोठी को भूल ही गया था कि मेरे पास में वो भूतहा कोठी भी है। दीपक, वही अब मेरे पास में एक प्रॉपर्टी बची हुई है, और आज के टाइम में उसकी कीमत बहुत आगे है। अगर हम उस कोठी को बेच पाए ना, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं अब सही हो सकती है। और दीपक, ये काम तुझे करना है बेटा। मैं जब बात सुनता हूं ना सर के मुंह से, तो मैं भी खुश हो जाता हूं। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन जब सर कहते हैं तो मैं पूछ बैठता हूं कि वास्तव में सर वो भूतिया कोठी थी, आपने कभी भूत प्रेत देखी थी? और तब हंस के कहने लगे, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बाग अफवाह उड़ा देते हैं। हाँ, कोई रहा होगा परिवार, उसके साथ में कुछ ऊंच नीच हो गई होगी, किसी की तबीयत खराब हो जाती है बेटा, जब डॉक्टर से उसको इलाज सही ढंग से मिल नहीं पाता है, और तब वो तंत्र मंत्र की तरफ भागने लगता है, ओझा गुनी के पास जाता है। ओझा गुनी अब उसके मन में तरह तरह का ख्याल भर देते हैं। वो कह देते हैं कि ये कोठी जिसमें रहते हो ना, उसमें आत्माओं का वास है। और इसके बाद हमारी कोठी, वो जो मैंने खरीदा था, वो बदनाम हो चुकी थी। मैं सर की बातें सुन करके मन ही मन सोचने पर विवश हो गया कि अब क्या, अब तो कोठी भी है, लेकिन कोठी किस हालात में है हमें तो देखना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ सर, कोठी का अब किस ढंग में है, रंग में है, हमें तो देखना पड़ेगा ना। तो उसकी चाबी वगैरह कहाँ पर है, ताला तो बंद ही होगा। तब कहते हैं सर कि हाँ, चाबी कहाँ है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। अब तुम्हें ये काम करना है, मुझे वो एरिया बताते हैं, मकान नंबर, कोठी नंबर बताते हैं, उनको याद होता है। आप फिर कहते हैं बेटा ताला तोड़ना पड़ेगा, ताले वाले को साथ में ले जाना, और ताला तोड़वा करके नया ताला बनवा लेना। और इसके बाद उस घर को साफ सफाई करना है, अगर रंग रोगन का जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का वो भी काम करना है। और इसके बाद उस कोठी को बेचना है। अब बेचने के बाद में हमारी आधी समस्या खत्म हो सकती है। मैं भी खुश हो गया था। मुझे लगा कि चलो ये अच्छा मौका है, फिर से हमें भगवान रास्ता दिखा रहा है कि चलो आगे बढ़ो, पीछे मत हटो, पीछे मत, अब हटना नहीं है। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। और उसके बाद मैं घर पर लौट आता हूँ, माँ को बात बताता हूँ, तो माँ मुझे बड़ी ऐसी नज़र से देखने लगती है कि मुझे डर लगने लगता है। क्या हुआ माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब कहती, नहीं बेटा, तुम्हारे जो सर कोठी खरीदे थे मुझे भी पता है, तुम्हारे पापा ने उसके बारे में मुझे जिक्र किया था, वो वास्तव में भूतहा कोठी है बेटा। तुझे पापा, तेरे पापा ने ना
मुझे सब कुछ बताया था। वहां पर जो परिवार रहता था वो हमेशा बर्बाद रहा। तब जाके वो कोठी बेच करके कहीं और चला गया। कोठी तुम्हारे सर ने खरीदा था। नहीं बेटा, तू बेच जरूर, लेकिन थोड़ा होशियारी से। दिन के टाइम में भी जाए ना तो थोड़ा होशियारी से जाना। वो जगह ठीक नहीं बेटा। मैं माँ की बात पर मन ही मन हंसने लगा था। बस इतनी सी बात के तू इतना फिक्र कर रही है। अरे आज के डेट में माँ भूत प्रेत कहाँ होती हैं। ये तो गांव मोहल्ले में ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर शहर में जहाँ पर चकाचौंध रोशनी हो, हर तरफ ट्रैफिक हो, शोरगुल हो, और यहाँ पर भूत क्या करेंगे बेचारे। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मानता हूं कि भूत होंगे, लेकिन अब नहीं होंगे, चले गए होंगे बेचारे। माँ कहती कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो एक बार घर में भूत घुस जाता है वो निकलता नहीं है। उस घर को अपना समझ लेता है, अपना अब मान करके उस घर में रहने लगता है। नहीं बेटा, उस घर में मैं जाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेटा बहुत होशियारी से। माँ ने इजाज़त तो दे दिया था, और इसके बाद मैं अगले दिन पहुँचता हूँ। बाकी में उस कोठी को ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा था। जगह जगह पूछताछ करनी पड़ी थी। तब जैसे ही एक प्रेस वाला जो गली में प्रेस करते हैं उनसे पूछता हूँ, हाउस नंबर ये है, कोठी नंबर ये है, गली नंबर ये है। तब वो कहता है, अरे वो भूताह कोठी के बारे में बात कर रहे हो क्या। तब मैं कहता हूँ, हाँ हाँ वही कोठी कहाँ पर है। तब कहता है, क्यों, उस कोठी को खरीदना है क्या बाबू। मैं कहता हूँ, नहीं भाई, वो कोठी हमारा ही है, हम उसको बेचना चाहते हैं। तब वो हंसने लगता है, कहता है कि जब आज तक वो कोठी नहीं बिकी तो अब क्या बिकी। मेरी नज़र में तो वो भूतिया कोठी है। मैं भी इसके बारे में ऐसे ही कुछ अफवाह सुना हूँ। मैं कहने लगा कि ठीक है, आपने सुना होगा, अब मुझे रास्ता तो बता दो किधर से मैं जाऊँ। तब मुझे रास्ता बताता है, कहता है कि वाकई में आपका कोठी है। मैं कहने लगा, हाँ भाई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। और उसके बाद उसके बताए हुए रास्ते पर मैं उस कोठी के गेट पर पहुंचता हूँ। अंदर जंगल लगा हुआ था। ऐसे जंगली पेड़ अब उग गए थे। एक काफी लंबा अरसा हो चुका था। इस कोठी में कोई आता जाता नहीं था। लोग बाग अब उसको कूड़ादान भी बना रखे थे। आसपास के रहने वाले या ना जाने कौन लोग उसमें कूड़ा भी फेंक दिया करते थे। जंगल हो चुका था। कोठी कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जो भी थी ठीक ठाक थी। वो एरिया आज के टाइम में बहुत उसकी कीमत थी, जमीन की कीमत थी। मैं तो उस एरिया को देखता हूँ और तब मैं सर की बात से सहमत हो जाता हूँ कि हाँ, ये तो बहुत पैसा देगी। अगर ये कोठी बिक जाती है ना तो सर का आधा कर्जा तो ऐसे ही निकल जाएगा। हमें रास्ता अब मिल चुका था। इसके बाद मैं ताले वाले को बुला के लाता हूँ, और जब वो कोठी देखता है तो मना कर देता है, नहीं भाई नहीं, इस गेट को मैं नहीं खोलूंगा। मैं जानता हूँ इस घर में भूत प्रेत रहते हैं। ना बाबा ना, क्या पता मैं ताला खोलूं या कहीं भूत मेरे पीछे लग गया तो। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। कहने लगा, चाचा दिन का टाइम है, रात का नहीं। लगता है आप भूत वाली फिल्म ज़्यादा देखा करते हो। तो ये भी मान लो, फिल्म में दिखाया जाता है रात को, दिन में कोई डरता नहीं है और दिन में कोई भूत नहीं आता। मैं तो मजाक के रूप में बोला था। तब जा कर के वो ताला तोड़ता है। अब ताला तो किसी लायक था नहीं। अब हमें नया ही ताला लगाना था, लेकिन अब ताला किसके लिए। जंगलात भरा हुआ था, कूड़ेदान वो घर बना हुआ था। हमें तो उसकी पहले साफ सफाई करानी पड़ेगी। तब जाकर के वो अंदर हमें देखना है कि कोठी सही सलामत है या अंदर भी उसमें जंगल अब लग गए हों। इसके बाद मैं किसी तरह से रास्ता निकालते हुए अंदर पहुंचता हूं। अंदर भी जो मैं देखता हूं तो कुछ ऐसे ही हालात थे। कूड़ा भरा हुआ था। मेन दरवाजा तो गल चुका था। उसमें जो ताला लगा हुआ था जंग खाए हुए, वो तो गिरा हुआ था। मतलब वो जो जगह थी बिल्कुल गंद से भरा हुआ था। जो भी आंधी चलती होगी सारा धूल मिट्टी उसके अंदर भरा हुआ था। मकड़ी के जाले उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं अंदर जाता हूँ। अब कोठी तो ठीक ठाक थी देखने में, मतलब जो जगह थी, लेकिन हालत बहुत बेकार थी। मुझे लगा कि इसकी साफ सफाई कराने में मुझे तो हफ्तों लग जाएंगे, तब जाकर के ये कोठी थोड़ा सा साफ सुथरा हो पाएगी।
इसमें मेहनत बहुत है। इसके बाद हमें रंग रंगाई करनी पड़ेगी, तब जाके हम किसी ग्राहक को दिखा सकते हैं। लेकिन इनका क्या, जो आस पड़ोस में रहने वाले, वो क्या ये कोठी को बिकने देंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता था कि कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा जरूर डालेगा कि कोठी बिक ना पाए। लोग बाग जब गली का प्रेस वाला जो अब मुझे बता दिया कि भुताहगर में जाना है, मैं ये सोच करके थोड़ा घबरा जरूर गया था कि क्या कोठी ये बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी। मुझे संशय था, लेकिन ये काम तो करना ही था। सर के पास यही आखिरी प्रॉपर्टी बची हुई थी, जो आज के टाइम में जमीन का यहाँ का कीमत ही काफ़ी था। मुझे लगा कोशिश तो करना चाहिए। अब इसके बाद मैं सर से जाके मिलता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ। तो सर कहते बेटा ये काम तो करना ही पड़ेगा, साफ सफाई कराओ। अब इसके बाद आंटी मुझे कुछ पैसा देती है और कहती है बेटा थोड़ा सोच समझ के खर्च करना, पैसे हमारे पास बहुत कम बचे हुए हैं, इसी में तुम्हारे सर का दवा दारू, आप समझ रहे हो ना। मैं समझ गया था। इतनी परेशानी में मैंने आंटी को कभी देखा नहीं था। मैं जब भी उनसे अगर 10 रुपये मांगता था तो मुझे 100 रुपये पकड़ाती थी। हाँ कहती थी बेटा और चाहिए क्या। और आज वही आंटी मुझसे कह रही थी बेटा पैसे थोड़ा सोच समझ के खर्च करना। मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। मैं वो दिन भी देखा था और आज का भी दिन देख रहा था। भगवान ऐसे किसी को दिन न दिखाए, मेरा मानना था। अब इसके बाद मैं घर का साफ सफाई कराने लगता हूँ। 3 दिन में तो बाहर का सफाई होता है। जब बाहर का सफाई हो जाता है तो वास्तव में घर थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगता है। और इसके बाद अंदर का साफ सफाई, उसमें भी 2 दिन। फिर दरवाज़ा टूटा फूटा उसको मरम्मत कराना। अब ले दे करके 10 दिन पूरा निकल जाता है। और इसके बाद वो घर थोड़ा काबू में आता है। अभी भी उसमें रंग रोगन का काम होना बाकी था। और तब मैं कहने लगा सर से कि सर इतना तो काम हो गया है, अब रंग रंगाई का इतना पैसा लगेगा। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया है। और तब आंटी मुझे इशारा करके बुलाती है। मैं आंटी के पास चला जाता हूँ, जो मुझे किचन की तरफ लेके जाती है। एक जगह रास्ते में रुके कहती है अब बेटा हमारे पास में पैसा नहीं है। सर तो कह रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि उन पैसा है घर में कि नहीं है। मैं जानती हूँ ना बेटा, अब हमारे पास पैसा बचा ही नहीं है, अब मैं कैसे करूं। मैं सोच में पड़ गया था। और तब मैं कहने लगा कि आंटी आप टेंशन मत करो, मैं देखता हूँ कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर जानने वाले हैं, उधार काम कराऊंगा। और जब कोठी बिक जाएगा तब हम उनको पैसे लौटा देंगे। आंटी खुश हो गई थी। तू तो बड़ा समझदार हो गया रे, देखते देखते तू इतना बड़ा भी हो गया। जरूर तू ये काम को करेगा बेटा, जल्द से जल्द कोठी बिकवा और ये सब काम शुरू करवा बेटा। देख साहब पड़े पड़े सोते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं और हर बार तेरा नाम लेते हैं। कहते हैं दीपक देखना, ये दीपक हमारा बेटा ही है, मैं इसको बेटे की तरह ही जानता हूँ। देख लो हमारा बेटा तो आप ही साथ नहीं दिया ना, यही तो मेरा साथ दे रहा है ना, तेरा हमेशा तारीफ करते रहते हैं। ये बात सुनकर के मेरी आंखों में आंसू भी आ गया कि साहब ऐसा मेरे को मानते हैं। मैं भी तो उनको अंकल ही कहता था जब अकेले में होते थे, लेकिन जब मीटिंग वगैरह होती थी ऑफिस में होता तो मैं उनको सर कहा करता था। अब तो सर कहने की आदत हो गई थी, हर बात में मैं सर ही कहता था। और मुझे मना भी करते थे, अरे दीपक अंकल बोला कर बेटा। और तब मैं कहता कि नहीं, मुझे सर कहना बहुत अच्छा लगता है, आप पर जमता भी है, आप सर जैसे दिखते भी तो हो। बाकी गोरे चिट्ठे थे और अच्छा कपड़ा पहन लेते थे तो अंग्रेज की तरह लगते थे। इसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात करता हूँ और वो मान भी जाता है। हाँ मैं पूरा घर का अब रोगन पेंट वगैरह सब कुछ करा देता हूँ, घर चमक जाता है। गली मोहल्ले का जो आस पड़ोस के लोग हैं देखने भी आते हैं। कई लोग अब वहाँ जो पुराने लोग थे अब वो भी जा चुके थे। उस गली में मुझे नहीं लगता था कि ज़्यादातर पुराने लोग थे, बदलता रहा था। अब वो घर बार बदलते रहते थे तो अब ज़्यादातर नए लोग थे। अब मुझे नहीं लगा कि जो भी घर में आते थे देखने के लिए, क्या ये घर किराए के लिए है या घर बिक्री के लिए है। और तब मैं अंदाज़ा लगा लिया था कि इनको पता नहीं है कि ये घर भूतिया है। चलो अच्छी बात है। मैं कहने लगा कि नहीं किराए का नहीं,
ये घर हमें बेचना है, आप घर के मालिक हो। और तब मैं कहने लगा कि हाँ जी, आप मुझे मालिक समझ सकते हो, कितने पैसे में बिकेगा। सर ने मुझे बता दिया था, तो मैं एक लमसम रकम बता देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि घर तो ठीक है, रौनक भी अच्छी है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल सड़क भी चौड़ा है। चलो हम देखते हैं, अपने परिवार में सलाह करते हैं, हमें भी घर खरीदना था। चलो जब पास में मिल जाएगा तो हमें दूर जाने का मतलब ही नहीं। मुझे उम्मीद जाग गई थी, ये घर कोठी जरूर बिकेगा, जरूर बिकेगा। और मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। आखिरकार मैं उस कोठी में इतना रम चुका था, और इसके बाद में हर रोज उस कोठी का चक्कर काटने लगा। मुझे वहां पर बैठना, अकेले में बैठ करके अपने बारे में सोचना, सर के बारे में सोचना मुझे अच्छा लगने लगा था। और उस घर में कुछ पुराने फर्नीचर भी थे, मैं जो बताना भूल गया था। जो पार्टी था, जिसका घर था, वो अपने फर्नीचर छोड़ के गए थे। पुराने फर्नीचर को मैं नए ढंग से रंग रोगन करा करके, पॉलिश करवा करके चमका दिया था। डबल बेड था, कुर्सी था, सोफा था, बहुत सारे ऐसे फर्नीचर थे जो अब मेरे काम में आ रहे थे। मैं बेड पर आराम से दोपहर में लेट जाता था। अब तो मेरे पास में कोई काम ही नहीं था, और तब मैं उसी पर कभी कभी सो भी जाता था, नींद भी आ जाती थी। मैं देखना चाहता था कि वाकई में इस घर में कभी भूत रहते थे, क्या वो भूत आज भी हैं। मैं कभी भूत को देखा नहीं था, किस्से कहानियां फिल्म तो बहुत देखा करता था, और मुझे आनंद भी आता था। मुझे लगता था कि नहीं, अगर भूत प्रेत होते तो मैंने इतना काम करवा लिया, अब तक तो उनको सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन कोई भी भूत प्रेत मेरे सामने में नहीं आता। कई बार रात के 9 बज चुका था काम करवाते करवाते, और कई बार तो मैं रात को उसी जगह पर सो भी गया था। अगर भूत होते तो क्या मुझे छोड़ देते? मुझे लगने लगा था ये सब अफवाह है। वाकई में यह अफवाह फैलाया गया है। जैसे सर बोलते थे, ऐसे ही किस्सा कहानी कुछ बनी होगी। मैं बड़ा बेफिक्र हो चुका था उस घर को लेकर के। मुझे लगने लगा कि जब मैं कई रात वहां पर गुजार लिया, और तब मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। लेकिन मेरी माँ चिंता करती थी, कहती तू उस घर में रात को सोया था बेटा। तब मैं कहने लगा, हाँ माँ, उसमें बुराई क्या है, वो घर अपना ही एक तरह से, हमें उसमें सोने में क्या दिक्कत है। मैं माँ को नहीं बताता था, मैं ये नहीं बताता था कि मैं भूत प्रेत कभी देखा नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ, नहीं तो वो डर जाती थी। मैं महसूस करना चाहता था कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई महसूस करा नहीं पाया था। मतलब उस घर में ऐसी कोई शक्ति थी ही नहीं, या होगी तो चली गई होगी, मुझे ऐसा ही लगा था। अब इसके बाद में कभी कभी वहाँ पर मैं जाता था, कोई ग्राहक लेके जाता था, घर दिखाता था, और ग्राहक कहता था कि हाँ, ये घर कोठी मुझे पसंद है, पैसा भी लगभग अच्छा ही है। कई ग्राहक ऐसे थे जो लेने के लिए तैयार हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बस इसी हफ्ते में घर हमारा बिक जाएगा। मैं साहब को, सर को बता चुका था। सर भी खुश थे, आंटी भी खुश थी, और मैं भी खुश था कि चलो जितना भी पैसा आएगा, अब हमारी जिंदगी फिर से शुरुआत हो जाएगी। साहब उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर अपना काम धंधा करने लगेंगे, और उस पैसे से जो भी कर्जे वगैरह हैं वो लौटा देंगे। मुझे बड़ा उम्मीद थी, ऐसा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। और एक रात में एक पार्टी को दिखाने के लिए जाता हूँ, और वो पार्टी आती नहीं है। मैं इंतज़ार करने लगता हूँ, रात का 10 बज जाता है, और वो पार्टी ना जाने कहाँ वो बिल्कुल आती ही नहीं है। और तब मुझे लगा वहाँ से घर मेरा काफ़ी दूरी पर था। मुझे लगा कि चलो घर के अंदर चलते हैं, क्या पता पार्टी कहीं रास्ता भूल गई हो, या फिर थोड़ा देरी से आए, मुझे इंतज़ार कर लेना चाहिए। हाँ, मैं अपने कोठी में जा कर के जिस बिस्तर पर सोया करता था, मैं वहाँ जा कर के अब लेट जाता हूँ। पार्टी तो नहीं आती है, लेकिन मुझे नींद जरूर आ जाती है। मैं खाना पीना खा लिया था, हाँ, खाना पीना खाने के बाद आलस आ ही जाता था। अब तो रात का वक्त हो चुका था। हाँ, मुझे झपकी लगी, मुझे लगा कि झपकी है ना, थोड़ी देर के बाद में मैं उठ जाऊंगा और फिर अपने घर की तरफ निकल लूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो झपकी हल्की सी जो लगी थी,
वो गहरी नींद में कब बदल गई मुझे अंदाजा ही नहीं लगा। जब मुझे कोई झकझोर रहा है, पलंग को जैसे हिला रहा है, तब मेरी आंख खुलती है। जो मैं देखता हूं मुझे यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी इस कोठी में है। मैं आंखें फाड़ करके देखता हूं जैसे मैं सो रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वो मेरी आंखों का देखा हुआ सच है या मैं ख्वाब में हूं। कोई सपने में तो मैं नहीं हूं, कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा हूं। एक बार तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरी नींद ऐसे नहीं खुलती है। जब वो मेरा डबल बेड जिस पर मैं लेटा हुआ था वो जोर जोर से हिलने लगती है, मुझे कोई झंझोड़ने लगता है, उठो उठो। आवाज बड़ी बहुत ही मधुर लेकिन कड़कती हुई आवाज। ऐसी आवाज थी कि पूरे शरीर में जैसे सिहरन से तोड़ गई थी। फुफकारती हुई एकदम मधुर आवाज लेकिन बहुत ही कड़क थी। जैसे मैं उठता हूं और जो सामने देखता हूं ना तो देखता रह जाता हूं। एक 30 वर्ष के ऊपर ही औरत मुझे दिखाई दे रही थी। खुले हुए केस लहरा रहे थे हवा में। उसकी आंखों का रंग अलग ही था, चमक रहा था, जैसे लग नहीं रहा था कि इंसान की आंखें हो। कपड़ा लत्ता तो एक साधारण औरत की तरह पहन रखी थी और वो वास्तव में एक प्रेतात्मा थी। वो खड़ी थी मेरे से दूर पर, लेकिन उसने मुझे झंझोड़ दिया था। उस पलंग को हिला डाला था जिस पर मैं लेटा हुआ था। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था और तब मैं चीखना शुरू कर दिया था। और वो जैसे ही चीखना शुरू किया और वो मुझे शांत कराने लगी। कोई फायदा नहीं, यहाँ चीखने कोई फायदा नहीं। इस कोठी की आवाज दूर तक जाती ही नहीं है। रोड पर तुम्हें कोई सुन नहीं पाएगा। चीखना तुम्हारे बेकार है। मैं बहुत डर चुका था। मैं पलंग से उठता हूं और भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं भाग भी नहीं पाता। उस प्रेतात्मा में इतनी शक्ति थी कि मुझे ना पकड़े हुए भी जमीन पर गिरा देती है। ऐसा लगता है कि जैसे बिजली का करंट मेरे पैरों में लगा है और अगले पल मैं जमीन पर चारों खाने चित हो जाता हूं। और उसके बाद वो प्रेतात्मा मेरे सामने खड़ी हो जाती है। तू इस मकान को बेच रहा है, तू इस मकान का मालिक है। मेरा बदन तो थर थर कांपने लगा था। वो आवाज मधुर थी लेकिन उसमें शार्पनेस बहुत ही ज्यादा था। तीखी आवाज थी जो कानों को भी सही नहीं लग रही थी। उस आवाज में ना जाने ऐसा क्या जादू था। जैसे वो बोल रही थी ना, ऐसे मेरा बदन कांपने लगा था। अब मैं जिस पोजीशन में गिरा हुआ था मैं उसी में था। मैं उठ भी नहीं पाया था। उठने की कोशिश किया था लेकिन ऐसा लगा था कि मेरे शरीर पर काफी वजन रखा हुआ है। मैं अपने आप को उठा नहीं पा रहा हूं, जबकि मैं हष्ट-पुष्ट था, जवान था। ये सब क्या हो रहा मेरे साथ में? कौन है ये औरत? मैं सोचने पर बेबस हो जाता हूं। औरत बार बार कह रही है, तू इस घर का मालिक है, तू इस घर को बेचने वाला है, तू इसमें रहने वाला है, किसी और को रहने को देने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस घर में मेरा है, इस घर में मेरा राज चलता है। मैं इस घर का मालकिन हूं। अब ये तेरा घर नहीं है। मैं समझ गया। शायद माँ सही कहती थी कि बेटा उस घर में बड़ा होशियारी से, वो घर तेरे पापा बताया करते हैं कि वास्तव में उसमें प्रेतात्मा का वास है। ये घर ठीक नहीं बेटा, जहां तू जा रहा है, होशियारी से काम लेना। लेकिन मैं माँ को बात को समझ ही नहीं पाता था। मुझे लगता है कि माँ थोड़ा पुराने ख्यालात की हैं। अब उनको साइंस का समझ तो नहीं है ना। साइंस भूत प्रेत को नहीं मानता है। अब मैं तो साइंस पढ़ा हुआ था ना, लेकिन आज साइंस मेरी फेल हो चुकी थी। सामने प्रेतात्मा थी जो मुझे उठने तक नहीं दे रही थी। मुझे अब जिससे चिढ़ा रही हो, चीख रही हो, मुझ पर नाराज हो रही हो कि तू इस घर को बेचेगा, यहाँ पर अब लोग आकर रहेंगे, अब वहाँ पर हुड़दंग भी होगा, सब कुछ होगा। नहीं नहीं, इस घर का मैं अकेले मालकिन हूँ। इस घर पर और कोई नहीं रह नहीं पाएगा। मैं तुझे इस घर से जिंदा जाने नहीं दूंगी। तू कैसे घर को बेच पाएगा? मैं अब समझ गया था कि मैं इस घर से अब जिंदा निकल नहीं पाऊंगा। मैं अब सोच लिया था कि जो ये कह रही है ये करके रखेगी। और तब मैं मुंह खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन आवाज हलक से बाहर नहीं आती है और वो अपनी भड़ास निकाले जा रही है।
काफ़ी सालों के बाद में अब फिर ये घर अब रोशनी से भर जाएगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं आराम चाहती हूँ। मैं शांति से इस घर में सालों से रहते आई हूँ। मैं इंसानी दखल यहाँ पर मैं चाहती नहीं हूँ। ये घर मुझे सुकून देता है। इस घर को छोड़ करके मैं कभी भी नहीं जा सकती हूँ। तूने सुन लिया ना, तूने सुन लिया ना। अब तू जमीन पर क्यों लेटा हुआ है? उठ के खड़ा हो जा, मेरे आंखों में आंखें डाल के बात कर। वाकई में जैसे बोलती है ना, मैं अब जैसे लगता है कोई सहारा देकर मुझे उठा रहा हो, और मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं उसको देख करके उसकी आवाज़ में इतनी अब जादू था कि आवाज़ से मैं डरा हुआ था। हाँ, मैं उसके सामने सही ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। हाँ, तब कहती है तू इस घर का मालिक है ना, तू इस घर को बेचने वाला है ना। हाँ, तब मैं कहता हूँ नहीं, मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, मैं तो मालिक का नौकर हूँ। मैं साफ सफाई कराने आया था और मेरा काम इस घर को अब दूसरों को दिखाना था ताकि ये घर बिक्री हो जाए। मेरे सर बहुत परेशानी में है। मैं जल्दी जल्दी सब बातें सर के बारे में उस प्रेतात्मा को बता देता हूँ। वो परेशानी में नहीं होते तो इस घर को भूल ही चुके थे, कहाँ आते थे। सालों हो चुका है। आप खुद सोचिए, अब वो बहुत बिल्कुल अब ऐसी उनकी हालत हुई पड़ी है कि पैसे पैसे के लिए मोहताज हुए पड़े। तभी मुझे इस घर पर भेजा है। साहब की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं इस घर पे आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस घर से निकल जाऊंगा। अब वो कहती है चल वहाँ पर बैठ, वहाँ पर जहाँ तू लेटा हुआ था, तुझसे मुझे बहुत सारी बात करनी है। मैं डरते डरते अब समझ गया कि इस घर में मेरी आखिरी रात है। मैं यहाँ से कभी भी जिंदा बाहर निकल नहीं पाऊंगा। ना जाने यह प्रेतात्मा मेरे साथ में क्या खेल खेलना चाहती थी। देखने में हसीन भी थी, जवान भी थी, 30 साल के ऊपर की लग रही थी। मुझे तो कुछ अलग ही समझ में आ रहा था और मैं बहुत डर चुका था। मैंने किस्से कहानियों में सुना है कि जो ऐसी प्रेतात्मा होती है नौजवान लड़के को देख करके उनके साथ रात बिताने की कोशिश करती है। मुझे तो यही लगने लगा कि मेरे साथ में कुछ ये खेल तो नहीं खेलने जा रही है। तब मैं कहता हूँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी निकल जाऊँगा। तब मुझे डांटती है, कहती है नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूँगी इस घर से तू निकल नहीं पाएगा। बेशक तू चाहे निकल करके देख ले। मैं देख चुका था, मैं तो भाग भी नहीं पाया था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस घर से भाग सकूं। आखिरकार मुझे उस पलंग पर बैठना पड़ा। अब मैं उसे माफ़ी मांगता रहा कि देखिए गलती होगी, बच्चा समझ के माफ़ी कर दीजिए। लेकिन वो हंसती थी, कहती थी कि आराम से बैठ जा, शोरगुल मत कर, मुझे शोरगुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद मेरे बगल में आकर के बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है ना, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब क्या होगा? कहीं मैं किससे कहानियां सुना था, ऐसा तो नहीं होगा। कहीं इस प्रेतात्मा का दिल मेरे ऊपर में तो नहीं आ गया। मैं ये सोच करके पूरा बदन कांपने लगा। मैं सोच लिया था कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन प्रेतात्मा के साथ मैं कभी भी रात नहीं गुजारूंगा। मैं सोच लिया था, मुझे मरना मंजूर था, लेकिन ऐसा काम करना मंजूर नहीं था। लेकिन मैं ऐसे जाल में फंसा हुआ था। मैं अब सोच ही तो सकता था, करना ना करना उस प्रेतात्मा के ऊपर में था। मैं तो एक कैदी की तरह उस घर में फंसा हुआ था। मैं निकलना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तब वो मुझसे अब बड़ा प्यार से बोलती है, तेरा मालिक को क्या हुआ है? तू पूरी कहानी मुझसे फिर से बता। मैं फिर वही कहानी को दोहराता हूँ कि देखिए, इस घर को तो मालिक भूल ही चुके थे। अब कई साल हो गए। आप खुद जब इस घर में आप रहती हो तो आपको पता होना चाहिए कि मालिक इस घर को देखने भी नहीं आए। ये इस घर को भूल चुके थे। लेकिन जब उन पर दुख तकलीफ पहुंच गई, तब इस घर की याद आई है। उनके पास पैसे नहीं है कि अपना कारोबार को फिर से खड़ा कर सके, इसलिए चाहते हैं कि इस घर को बेच करके जो पैसा मिले उसे अपना नया कारोबार खड़ा करें। अब मैं भी अब बेकार हो चुका हूँ, मेरे पास भी कोई काम नहीं है। मैं तो सर के पास ही काम करता हूँ। मैं अपनी भी कहानी अब सुना देता हूँ ताकि उसको दया अब मुझ पर आ जाए। लेकिन वो सोच में डूबी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी। अब मैं भी बोल करके चुप हो गया था। मुझे लगा कि अभी तक तो इसने मुझे छुआ नहीं है,
क्या सोच रही है, क्या करने वाली है मेरे साथ में, इस सर के बारे में बार बार जानकारी क्यों ले रही थी, इसके मन में क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। आखिरकार 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जब हो जाता है, तब वो उठ करके चली जाती है। फिर मुड़ कर कहती है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, तुम भाग नहीं पाओगे, उल्टा तुम चोट खा जाओगे। तुमने तो देख लिया ना, ऐसी कोशिश मत करना, मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। और उसके बाद वो ना जाने कहाँ चली जाती है। मैं कई बार सोचा था कि अब तो खुला मैदान है, चलो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, और इसके बाद इस कोठी में कभी नहीं आऊँगा। एक बार मैं हिम्मत भी करता हूँ, लेकिन अगले पल मुझे लगता है कि मेरे पैर बहुत वजनी हैं, मैं भाग नहीं पाऊंगा। जैसे मेरे शरीर में काफ़ी वजन बढ़ चुका है, इतना वजन को लेकर के मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। मुझे लगने लगा कि वो जाते जाते कोई ना कोई जादू मेरे ऊपर में करके गई है, ताकि मैं यहाँ से भाग ना सकूं। आखिरकार मुझे उसी पलंग पर बैठना पड़ता है, और कुछ देर के बाद वो लौट आती है, मेरे पास आके बैठती है, और उसकी आंखें जो है ना चंचल मुझे नजर आ रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। मैं एक बार फिर दहल चुका था, कहीं मेरे साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाली है। मैं डर गया था, मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, मैं तो इसको रोक भी नहीं पाऊंगा, मैं उसके आगे तो लाचार हूं। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी, अपनी मन की बात ये करके मानेगी। मैं इतना सोच चुका था, लेकिन उसने तो मेरे को छुआ तक नहीं था। बगल में जरूर बैठी थी, मैं उसको महसूस कर रहा था, और इतना नजदीक भी थी, और अब उसने अभी तक मुझे उंगली तक नहीं रखी थी मेरे शरीर पर। वो औरत मुझसे अब बैठी नजदीक थी, लेकिन अभी तक उसने मेरे ऊपर में अपना हाथ, अपना उंगली भी मेरे बदन को टच नहीं किया था। लेकिन मैं डरा हुआ था। तब कहती है कि हाँ, एक बार और कहानी बता, तू अपने सर को किसने उनके साथ में विश्वासघात किया, क्या किया, पैसा उनका कैसे डूब गया, मैं सब कुछ चाहती हूँ। तब मैं पूरी कहानी फिर से सुनाने लगता हूँ कि सर पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, उनके 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर मिलकर के धंधा पानी करते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते थे, और साहब ने उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, और उस प्रोजेक्ट का काम डूब जाता है। लेकिन असल में डूबता नहीं है, जो मेरे को साहब बताए थे, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। वो पार्टनर ही लोग धोखा कर देते हैं, और साहब बिल्कुल खाली हाथ हो जाते हैं, कर्जे में और डूब जाते हैं, अब फिर निकल नहीं पाते हैं। वो तो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे। अब एक बार तो लगा था जैसे मेरे पापा के साथ हुआ था, मैं अपनी पापा की कहानी बता देता हूँ। तब वो मेरी तरफ घूर के देखने लगती है, कहती है ठीक है, मैं इसके बारे में सोच विचार किया हूँ, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ में तुम सौदा करोगे या तुम्हारे सर करेंगे? कौन करेगा, तुम करोगे या तुम्हारे सर करेंगे? मैं कहने लगा कि देखिए, मैं सौदा तो नहीं कर सकता, हाँ सौदा तो मेरे सर ही कर सकते थे, लेकिन मैं अंदर से डरा हुआ था, कैसा सौदा, किस चीज़ का सौदा। मुझे लगने लगा कि कोई अब ऐसा कोई गलत काम तो ये अब ऐसा तो नहीं करवाने वाली है। मुझे ऐसा ही लगा था उस टाइम में, मैं डरा हुआ था, सही ढंग से आवाज़ भी मेरी नहीं निकल रही थी। तब कहती तुम फैसला करो, कौन करेगा मेरे साथ में डील, कौन सौदा करेगा? मैं कहने लगा सौदा तो सर ही करेंगे, आप मुझे बता दीजिए, वो जो भी बात है मैं सर को जाके बता दूंगा। तब कहती है अब तुम डील करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अपने सर को जा करके जरूर बता देना, मेरा मैसेज देना। अगर मैं उनके डूबे हुए पैसा निकलवा दूं तो ये घर बेचेंगे तो नहीं, जैसा पहले था वैसे ही घर को छोड़ देंगे ना। जब ये बात बोलती है ना तो मुझे विश्वास नहीं होता, ये कैसे हो जाएगा? डूबा हुआ पैसा जो मेरे मालिक मेरे सर भूल चुके हैं कैसे मिल सकता है? मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ भी हो पाएगा। वो कहती है ये बात जो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम अपने जाकर सर को बताना, और बताना उनको समझाना कि अगर मैं उनके सारे डूबे हुए पैसे जो भी है, जो उसको अब एक तरह से वो भूल चुके हैं, अगर मैं सारा पैसा निकलवा दूं तो ये घर बेचेंगे तो नहीं ना, जैसा पहले था वैसे इस घर को भूल जाएंगे ना।
मैं सोच में फिर पड़ गया था, क्या ऐसा संभव था? तब कहती है, तू क्या सोच रहे हो? जो भी सोच रहे हो मुझे बताओ। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। तब कहती है कि देखो, ये बात जा कर के अपने सर को रखना, सर को बताना, ये मेरा डील है। अगर ये मेरा डील कर लेंगे तो भी फायदे में रहेंगे और मैं भी फायदे में रहूंगी। मुझे मेरा अपना घर मिल जाएगा और तुम्हारा साहब का वो डूबा हुआ पैसा, जिससे अपने काम फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। मैं उनकी बात पर, उस प्रेतात्मा की बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे लगा कि यही मौका है यहाँ से निकलने का। चलो बेटा, अब झूठ सांच बोल करके यहाँ से निकला जाए। तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं जाऊँ अपने सर को बताऊँ। तब वो हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारे मन की बातें सब मैं देख रही हूँ, तुम्हारे मन में अंदर क्या चल रहा है सब कुछ समझ रही हूँ। तुम इतना मत भूलना कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ में साया बन के रहूंगी और तुम मेरे साथ में कुछ सोचो भी ऐसी कोई गलत बात कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने मेरे साथ में धोखा किया, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे माँ को मैं ऐसा पूरी हालत कर दूंगी कि तुम अपनी माँ की दुर्दशा देख भी नहीं पाओगे। और जो मैं बोलती हूँ वो करके दिखाती हूँ। वाकई में जब माँ के ऊपर बात आती है ना, तो मैं खौफ में भर जाता हूँ, डर जाता हूँ और अगर मैं कान पकड़े कहता हूँ कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जो आप बात बोली हो मैं सर से जा कर के बोलता हूँ, वो ज़रूर हाँ ही बोलेंगे। डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा तो उनको और क्या चाहिए। आप फिर कहती, फिर जा, तू जा, निकल जा, मैं तुझे रोकती नहीं, लेकिन मेरे साथ में धोखा करने का कोशिश भी मत करना। मैं कब तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी तुम्हारे माँ के साथ, पहले मैं बुरा हाल करूंगी जो तुम देख भी नहीं पाओगे। और इसके बाद तुम्हारे सर का नंबर आएगा और फिर लास्ट में तुम्हारा नंबर आएगा। वो मुझे एक तरह से पूरी धमकी दे रखी थी और उस धमकी को मैं महत्व समझता था कि वो प्रेतात्मा है, वो जो बोल रही है वो कर भी सकती थी। मैं डर चुका था। आखिरकार मैं उस घर से निकलता हूँ कांपते हुए पैरों से। ऐसा लग रहा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शरीर में मेरा जान नहीं है। मैं ऐसा अपने आप को महसूस करता हूँ। मेरी ऊर्जा ये सब कहाँ चली गई? क्या ऊर्जा मेरी खत्म हो गई? उसने मेरा ऊर्जा के साथ में किया क्या? शक्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार मैं अपने अब रात के टाइम ही सर के पास पहुँचता हूँ, जब रात के 1 बज रहे थे। मैं घंटी बजाता हूँ और काफ़ी देर के बाद आंटी नज़र आती है और कहती है, दीपक बेटा, इस रात को? अरे बेटा, बात क्या होगी? तुम्हारी मम्मी सही है ना? कुछ बात तो नहीं है ना? क्या बात है? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है। चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसके बाद मैं अंदर आता हूँ, साहब के कमरे में जाता हूँ, आंटी से कुछ बोलता ही नहीं हूँ। आंटी पानी लेके आती है। साहब जाग गए थे, अब मुझे कुर्सी पर बैठने की इशारा करते हैं। अब फिर कहते हैं, दीपक बात क्या है बेटा? तुम्हारा परिवार सब कुछ ठीक है ना? मम्मी ठीक है ना? अब किस लिए रात को आना हुआ? बात क्या है बेटा? सुबह मैं आ जाती हूँ, बात तो बताओ। तब मैं डरते डरते पूरी उस घर की कहानी बताता हूँ कि सर, ऐसा ऐसा बात उस प्रेतात्मा ने कहा है। देखिए, इस बात को आप लोग किसी और को मत बताइएगा। उसने मुझे धमकी भी दिया है और वो धमकी भी बता देता हूँ। आप जो मेरे सर थे ना, आप वो जो प्रेतात्मा की बात है वो गौर करने लगते हैं। और आंटी भी वहीं बगल में थी, लेकिन उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो घबराई हुई थी। प्रेतात्मा भूत प्रेत का नाम लेकर के शायद वो डर चुकी थी। लेकिन सर मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक ही तो है। अगर वो प्रेतात्मा मेरे डूबे पैसे निकाल सकती है तो मैं उस घर को सदा के लिए भूल जाऊंगा। कभी हम उस घर पर नहीं जाएंगे। जैसा मैं सालों से उस घर को छोड़ दिया था वैसा हम करेंगे। जाके बोल दो उस प्रेतात्मा से कि उसका हमें सौदा मंजूर है। हमें उस घर से क्या मतलब, जब हमारा पैसा पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। फिर से हम अपनी दुनिया खड़ी कर लेंगे। क्या ऐसा दीपक हो पाएगा बेटा? क्या तुम सोचते हो जो बोल रही है वो कर देगी? तब मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बहुत ही ताकत है। मैं पूरी अपनी कहानी बता देता हूँ कि मेरे साथ में उसने क्या किया था। मैं भागता हूँ तो भाग नहीं पाता हूँ, वो मुझे छूती तक नहीं है, दूर से हवा में ही गिरा देती है। मेरे शरीर पर काफ़ी वजन रख देती है।
सब कुछ मैं बता देता हूँ। वो शक्तिशाली आत्मा है, वो जो कह रही है शायद कर भी सकती है। और तब सर कहते हैं कि अभी नहीं, तुम दिन में जाना। और तब मैं कहता हूँ कि दिन में वो कहाँ प्रेतात्मा मिलेगी। मैं तो काफ़ी दिन से उस घर में रहा हूँ, पेंट कराया हूँ, साफ सफाई करा हूँ, लेकिन वो प्रेतात्मा मुझे दिखाई नहीं दी। वो दिन में नहीं मिलेगी। उसने कहा है कि जो भी है फैसला मुझे आकर के सुना देना। वो मुझे धमकी दी है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। साहब डर चुके थे। नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता हूँ, तुम रहने दो बेटा, हमें उस कोठी से मतलब भी नहीं है, हम भूल जाते हैं, हम फिर कुछ और देखेंगे, तुम रहने दो, तुम रहने दो। आंटी भी अब वो मुझे डांटने लगी। नहीं बेटा, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है, रात का टाइम उस कोठी में फिर नहीं जाना है। दोनों लोग मुझे डांटने लगे, डपटने लगे। लेकिन मैं सोच लिया था कि ना, सर के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। मैं सर की सारी चीज़ें देखता था। मैं देख रहा था कि सर पैसे की मजबूरी में किस तरह से घर में पड़े हुए हैं। वही लाखों रुपए में खेलते थे, लोग बाग उनके आसपास में महफिल जमाते थे, और आज कोई भी झांकने के लिए नहीं आ रहा था कि तुम जिंदा हो या मर चुके हो। मैं किसी की बात को नहीं सुनता हूँ। अब फिर उसी घर में पहुंच जाता हूँ। मैं आवाज़ लगाता हूँ, आप कहाँ हैं मैडम जी, आप कहाँ हैं मैडम जी। मैं उसी पलंग पर बैठ जाता हूँ। मैं काफ़ी देर आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन वो नज़र नहीं आती। मुझे लगा कि कहीं मैं अब लेट तो नहीं आया, कहीं सुबह तो नहीं हो गई। लेकिन घड़ी देखता हूँ तो 2:30 या 3 के आसपास का समय था। मुझे लगा कि मैं लेट हो चुका हूँ। लेकिन तभी एक तरफ से चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मेरे बेडरूम के अंदर में कोई आ रहा हो। जिस बेडरूम पर मैं बैठा हुआ था, वहीं तो प्रेतात्मा से मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, कुछ ही देर में वही प्रेतात्मा मुझे नजर आती है। उसकी आंखें वैसे ही अब बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी जैसा मैंने देखा था। एक पल तो देख करके मैं फिर डर जाता हूँ, लेकिन अगले पल मैं अब समझ जाता हूँ कि ये मेरा नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वो मेरे पास में आती है, फिर मेरे बगल में बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, सौदा मंजूर हो गया। मैं कहता हूँ हाँ, साहब मान गए हैं, अब इस घर को आपके हवाले करते हैं, लेकिन आपने जो बोला था वो भी हो जाएगा ना। हाँ, तब कहती है मैं झूठ बोलूँगी, मैं प्रेतात्मा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, जो बोलूँगी वही करके दिखाऊंगी। अब तुम जा सकती हो, आज से ये घर मेरा है, मेरे हवाले रहेगा। तुम्हारा लूटा हुआ पैसा, तुम्हारे सर का डूबा हुआ पैसा खुद चल करके तुम्हारे सर के पास पहुंच जाएगा। तुम्हें इंतजार करना चाहिए, महीना दिन के अंदर ही सब पैसा चल करके आएगा। तुम्हें अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सर को सब कुछ बता देना, और आज के बाद इस घर पर तुम लोग दावा भी मत करना, नहीं तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये मेरा सौदा है जो मैंने तुमसे किया है, तुम्हारे सर से किया है, इस सौदा को झुठला नहीं सकती हो। मैं कहता हूँ हाँ, सर ने ये कोठी आपके नाम कर दिया, समझ लो आज के बाद सर का कोई हक इस कोठी पर नहीं है, और ना मैं भी आऊँगा। जैसे है वैसे ही रहेगी, ये अब आपका हुआ। लेकिन पैसा, तब वो कहती है मैंने बता दिया ना, 1 महीने के अंदर पैसा खुद चल करके जाएगा, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं उस कोठी से निकल जाता हूँ, और तब तक सुबह होने लगी थी। मैं अपने माँ के घर पहुँचता हूँ। अपने घर पर मेरी हालत देख करके माँ चौंक जाती है, क्या हुआ बेटा। लेकिन मैं उस सारी जो कोठी में कांड हुआ था, जो भी बातचीत प्रेतात्मा से हुई थी, मैं कुछ भी नहीं बताता। कहता हूँ माँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। मैं सुबह अब हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं सो जाता हूँ। मैं सुबह जब नींद पूरी हो जाती है, नींद टूटती है, तब मैं तैयार होकर के सर के घर पहुँचता हूँ। सर मेरा इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही मुझे देखते हैं, उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है। दीपक आओ बैठो। आंटी मेरे लिए चाय लेके आती है, साहब के लिए कॉफ़ी लेके आती है। साहब कॉफ़ी ही पीते थे, वो भी काली कॉफ़ी। मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, और तब कहते हैं बेटा मेरी तो जान सूख गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तब मेरी जान लौटी है। क्या हुआ बेटा। तब मैं कहता हूँ कि सौदा मंजूर हो गया है। अब ये जो घर है ना, कोठी है ना, आपका नहीं है, उस प्रेतात्मा का है। और वो पैसा है, उसने कहा था कि आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसा खुद आपके
घर पर आएगा देने के लिए। इंतज़ार करना होगा, 1 महीने के आसपास सारा काम हो जाएगा। साहब को विश्वास नहीं था और वो कहने लगे मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मैं तो बस तुम्हारी चिंता में डूबा हुआ था। मैं और आंटी तुम्हें कितना रोकने की कोशिश किया बेटा, लेकिन तुम रुके नहीं। हम लोग रात भर सो नहीं पाए थे, तुम्हारी चिंता कर रहे थे। लेकिन अब चलो अच्छा हुआ, आज के बाद तुम उस कोठी में कभी भी नहीं जाओगे। हम जैसे पहले कोठी को भूल चुके थे, आज भी भूल जाएंगे और उसके बाद मैं कभी नहीं जाता उस कोठी पर। लेकिन पैसा का क्या हुआ? पैसा आया, जैसे उस प्रेतात्मा ने कहा था वैसे ही चल कर के आया। जो भी मेरे सर के पार्टनर थे, उनके घर में ऐसे ऐसी परेशानियां शुरू हो चुकी थी और सारी परेशानियां प्रेतात्मा ने ही किया था। वो लोग को इतना मजबूर कर दिया था कि वो सारा पैसा जो गबन किए हुए थे, मेरे सर का पैसा खा चुके थे, झूठ बोल करके सब पैसा देने के लिए तैयार हो चुके थे। और प्रेतात्मा ने ऐसा सबक सिखाया था कि आज के बाद वो किसी के साथ में धोखा भी नहीं कर सकते थे। सारा पैसा खुद पर खुद चल करके पार्टनर लेके आए थे। माफ़ी भी मांगा था मेरे सर से कि आज के बाद हम ऐसी गलती किसी के साथ में नहीं करेंगे। साहब को, सर को यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ अब वो देख रहे थे, समझ रहे थे। आखिरकार सारा पैसा लौट चुका था और इसके बाद साहब फिर से नई शुरुआत कर चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी दीपक जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, अपनी कोई याद बीती है, कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।